आई एम कुरतुल अयाज और आज हम चैप्टर 2 में एक और सेपरेटिंग टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? स्टूडेंट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन अगर हम इसके टर्मिनोलॉजी की तरफ देखें, सॉल्वेंट मींस एनी लिक्विड जो कि लार्ज अमाउंट में लिया जाएगा. एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब है? टू ड्रॉ आउट. किसी सॉल्यूशन में से हम अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट को फोर्सफुली निकालना चाहेंगे. इस तरह की सेपरेटिंग टेक्निक को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. यानी आप किसी लिक्विड या जिसे आप कह लेंगे सॉल्वेंट है, उसको यूज करते हुए हम सॉल्यूशन में से फोर्सफुली अपनी प्रोडक्ट को निकालें, दैट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूं कि मैंने लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया है, OC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड. सिंथेसिस के दौरान जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया तो दैट वाज प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम, इन वाटर. नाउ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर लेयर में से निकालूं. तो इसके लिए हम कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक यूज करेंगे? अभी तक स्टूडेंट्स आपने डिफरेंट सेपरेटिंग टेक्निक स्टडी की हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन. आप अपना प्रीवियस नॉलेज यूज करते हुए क्या मुझे बता सकते हैं कि आप तीनों इन टेक्निक में से कोई टेक्निक सुटेबल है कि मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकाल सकूं? तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन को देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन इज स्पेसिफिक फॉर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. कि अगर आपके पास सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें आपके पास इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, तो फिर आप फिल्ट्रेशन को इस्तेमाल करेंगे. लेकिन यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो डिसॉल्व हुआ है, यहाँ इनसॉल्युबल कोई भी चीज नहीं है. तो इट्स मीन कि आप फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को इसकी सेपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. अगर हम सेकंड क्रिस्टलाइजेशन की तरफ देखें, तो क्रिस्टलाइजेशन वो टेक्निक है जिसके अंदर आप अपने डिजायर्ड कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू हीटिंग, यानी उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं. बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन इज स्पेसिफिक फॉर द क्रिस्टल सॉलिड्स. जो क्रिस्टल फॉर्म में सॉलिड्स होते हैं उनकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं और यहाँ पर हीटिंग भी इन्वॉल्व होती है. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड थर्मली अनस्टेबल हो तो क्या फिर हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं. तो ये प्रोसेस भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज थर्मली अनस्टेबल. जी. फिर सब्लिमेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा था, जो सेपरेटिंग टेक्निक है. इसके लिए किसी सॉलिड का सबलाइम होना जरूरी है. इट्स मीन कि उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो. तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ये प्रॉपर्टी भी मौजूद नहीं है. इट्स मीन कि हम सब्लिमेशन को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो अब हम क्या करें? इट्स मीन कि हमें कोई और सेपरेटिंग टेक्निक चाहिए. जी, अगर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की तरफ देखें तो ऐसे कंपाउंड्स जो थर्मली अनस्टेबल हों और वॉलेटाइल हों, तो उन कंपाउंड्स की सेपरेशन के लिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है क्या? तो उसे डिफाइन करते हैं. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक है क्या, उसे थ्योरेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ separating technique in which solute or the organic compound, जिसे अभी हमने कहा, is separated by shaking the solution with the solvent in which solute is more soluble is called solvent extraction. जी स्टूडेंट्स, आपने इसकी डेफिनेशन देखी.
A separating technique in which solute, it's mean your desired compound can be separated by shaking the solution with the solvent. ठीक है, solvent किस तरह का हो, in which solute is more soluble, यानी सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के मुकाबले में इस सॉल्वेंट में हमारा डिजायर्ड कंपाउंड या सॉल्यूट जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा. इस तरह की सेपरेटिंग टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. स्टूडेंट्स, एक बात हम जहन में रखेंगे कि जो सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करेंगे उसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. वो किस तरह के हम देखते हैं. जो सॉल्वेंट आप यूज करेंगे फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इट शुड बी immiscible with the solution. यानी आपने जो सॉल्वेंट चूज करना है उसकी नेचर डिफरेंट होनी चाहिए विद द सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हमने कहा था कि हमने सिंथेसाइज किया है, वो किसमें, कौन सी लेयर थी, वाटर की, यानी वाटर एज अ सॉल्वेंट मौजूद था इस सॉल्यूशन में. वाटर की नेचर क्या है, पोलर. अब अगर मैं कोई सॉल्वेंट ट्राई करना चाहूंगी कि जो डिजायर्ड सॉल्यूट है उसके लिए कौन सा सूटेबल सॉल्वेंट है, तो मुझे सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि सॉल्यूशन जो है वो पोलर इन नेचर है, तो मुझे ऐसा सॉल्वेंट ट्राई करना चाहिए जिसकी नेचर नॉन पोलर हो. जब नॉन पोलर नेचर का मैं सॉल्वेंट यूज करूंगी तो वो इमिसिबल होगा. इमिसिबल मीन्स that do not dissolve, यानी लेयर्स बन जाती हैं. अगर मैं आपको इमिसिबल की एक बहुत कॉमन एग्जांपल दूं, पानी और ऑयल, वाटर एंड ऑयल. जब आप वाटर और ऑयल मिक्स करने की कोशिश करते हैं, शेकिंग करें, तो उसके बाद जब आप उसे स्टैंड करते हैं तो दो डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं. ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रह जाता है. इट्स मीन कि ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, और यू कैन से दे आर इमिसिबल. तो इमिसिबल टर्म ऐसे सॉल्वेंट्स के लिए यूज होगी कि जो कि डिसॉल्व नहीं होते. पोलर और नॉन पोलर भी डिसॉल्व नहीं होंगे. हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस लेयर में मौजूद है, तो हम कौन सा सॉल्वेंट ट्राई करेंगे, नॉन पोलर, क्योंकि वो इमिसिबल होगा. हम कोई पोलर सॉल्वेंट ट्राई नहीं कर सकते. सेकेंड, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सॉल्वेंट ऐसा हो जिसमें सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल और कंप्लीटली सॉल्युबल. मोर सॉल्युबल और कंप्लीटली सॉल्युबल. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने आपसे कहा कि अब हमें एक चीज तो पता चल गई कि जो सॉल्वेंट हम ट्राई करेंगे उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, नॉन पोलर. अब मैंने 3 सॉल्वेंट्स ट्राई किए, सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट बी एंड सॉल्वेंट सी. मैंने तीनों सॉल्वेंट्स में एक ही अमाउंट का सॉल्यूट जो या फिर हमारा डिजायर्ड कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको ऐड किया. से 100 ग्राम्स मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्वेंट ए में डिसॉल्व करवाने की कोशिश की और इसी तरह से बी और सी में भी सेम अमाउंट ऐड की. ऑब्जर्वेशन क्या थी कि सॉल्वेंट ए में ऑर्गेनिक कंपाउंड 60 ग्राम डिसॉल्व हुआ, जबकि बी में 80 ग्राम डिसॉल्व हुआ और सी में कितना हुआ, 100% डिसॉल्व हो गया. 100% डिसॉल्व होने का क्या मतलब है कि दैट इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन दिस सॉल्वेंट. तो बेस्ट चॉइस क्या होगी कि हम सॉल्वेंट सी को चूज करें. इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी भी सॉल्वेंट की होनी चाहिए कि इट शुड नॉट डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज. इट शुड नॉट डिसॉल्व इम्प्योरिटीज. ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करे, इसके अंदर इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, ये हमने देखी कि जो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए सॉल्वेंट सिलेक्ट करेंगे उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब हम देखते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है. सो लेट्स सी. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है दैट इज वाइडली यूज्ड फॉर कंपाउंड्स, या आप कह लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सिंपल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं दैट आर थर्मली अनस्टेबल एंड वॉलेटाइल.
किसी भी कंपाउंड की नेचर अगर वो थर्मली अनस्टेबल है या वॉलेटाइल है तो हम कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक यूज कर सकते हैं। फर्दर मोर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम स्पेशल सेपरेटिंग फनल में कैरी आउट करते हैं। सेपरेटिंग फनल क्या होती है, ये इस शेप की एक फनल होती है जिसके यहाँ पर नोजल लगी होती है, ये इसका माउथ है और माउथ को हम स्टॉपर से ब्लॉक कर सकते हैं। इस फनल को हम क्या कहते हैं, सेपरेटिंग फनल कहते हैं। इसी के अंदर हम अपना सॉल्यूशन डालेंगे जिसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई और डिजायर्ड कंपाउंड जिसे हम सेपरेट करना चाहते हैं, और इसके अंदर ही हम वो सॉल्वेंट भी ऐड करेंगे दैट इज इमिसिबल विद द सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व large amount of solute as comparison to the solution। ठीक है, लास्ट है it is a equilibrium process, और ये solute को सेपरेट करता है solvent की हेल्प से on the basis of distribution law, or you can say solvent extraction follows distribution लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हमने बात की, तो ये स्टूडेंट्स ये लॉ क्या कहता है इसको देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिफाइन करते हैं जी। दिस लॉ स्टेट्स दैट द सोल्यूट dissolve itself between, you can say the solute distribute itself between two immiscible liquids in a fixed ratio of concentration irrespective of the amount of solute added in the solution। जी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या हमें बता रहा है, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक सॉल्यूट अपने आप को दो इमिसिबल लिक्विड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी इक्वली डिसॉल्व करता है। किस बेस पे, इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड इन द सॉल्यूशन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट जो थी वो 10 ग्राम्स थी, अब मैंने इसके अंदर वो सॉल्वेंट ऐड किया जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है। जब शेक किया तो शेकिंग के बाद सॉल्यूट जो है वो कुछ अमाउंट उसकी सॉल्वेंट के अंदर ट्रांसफर होगी। ये सॉल्वेंट लेयर है और ये आपके पास सॉल्यूशन लेयर है। अब हमने ऑब्जर्व किया कि कितनी अमाउंट सॉल्यूट की सॉल्वेंट में ट्रांसफर हुई, दैट वाज 2 ग्राम्स, और सॉल्यूशन में कितनी रहेगी 8 ग्राम्स। अगर हम इसकी रेशियो देखें तो 2:8 हमारे पास आती है 1:4। अब मैं अगर सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ा दूं, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ा दी, 10 से कितनी कर दी 100 ग्राम्स कर दी, दोबारा से सॉल्वेंट इसमें ऐड किया जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा सॉल्युबल है। अब क्या ऑब्जर्व किया कि आफ्टर शेकिंग कितनी अमाउंट सॉल्वेंट में ट्रांसफर हुई, दैट वाज सॉल्वेंट लेयर में 20 ग्राम्स और रेस्ट कितनी रहेगी 80 ग्राम्स। तो आप 20 और 80 की रेशियो लें तो आपके पास अगेन 1:4 आंसर आया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम्स हो या 100 ग्राम्स हो, सॉल्यूट ने अपने आप को दो इमिसिबल लिक्विड्स में सेम रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फर्दर हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करवाता है। ये इन्हीं कंसंट्रेशन की रेशियो है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट K से डिनोट करते हैं, इसे हम KD भी कहते हैं।
ये किसके इक्वल होता है? दैट इज रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट ओवर concentration of solute in the solution. ठीक है, ये एक फिक्स्ड रेशियो होगी और इसी की बेस पर आपका जो सॉल्यूट है वो अपने आप को दो इमिसिबल लिक्विड में सेपरेट करेगा. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की स्टूडेंट्स हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिए और ये भी देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है. अब हम इसके प्रोसीजर की तरफ आते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम किस तरह से कैरी आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एग्जांपल हम ईथर एक्सट्रैक्शन लेते हैं. ईथर एक्सट्रैक्शन बेसिकली स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर नॉन पोलर होती है और ईथर इज आल्सो अ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि ईथर एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर क्या है. जी स्टूडेंट्स, हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ईथर एक्सट्रैक्शन एज एन एग्जांपल स्टडी करने जा रहे हैं. ईथर एक्सट्रैक्शन लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक सिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. इसका प्रोसीजर स्टडी करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सेपरेटिंग फनेल लेंगे. इस सेपरेटिंग फनेल के अंदर हम एक्वस लेयर या आप कह लेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करेंगे. इसके बाद हम इसमें ईथर ऐड करेंगे एज अ सॉल्वेंट. स्टूडेंट्स, अब आप ऑब्जर्व करें कि ये दोनों लेयर्स आपस में सेपरेट हुई हुई हैं, ये डिसॉल्व नहीं हुई, यानी दोनों जो लेयर्स हैं वो इमिसिबल हैं. अब हम क्या करेंगे कि सेपरेटिंग फनेल को अच्छी तरह से शेक करेंगे, विग्रस शेकिंग करेंगे. उसका मकसद क्या है कि जो सॉल्यूट है वो मैक्सिमम सॉल्वेंट की लेयर के साथ कांटेक्ट में रहे और वो ट्रांसफर हो सके. दोबारा से इसको हम स्टैंड करवाएंगे. स्टूडेंट्स, अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ईथर लेयर का कलर जो है वो चेंज हो चुका हुआ है. स्लाइट चेंज कलर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्वस लेयर में से कुछ अमाउंट सॉल्यूट की या ऑर्गेनिक कंपाउंड की ट्रांसफर हो चुकी है ईथर लेयर में. अब हम इन लेयर्स को सेपरेट कर लेंगे. जो ईथर लेयर होगी हम उसको इवेपोरेट करवाएंगे और जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर डिसॉल्व हुआ था वो आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा एज अ प्योर कंपाउंड. यही प्रोसीजर हम दोबारा से रिपीट करेंगे. ठीक है, दोबारा से ईथर डालेंगे, शेकिंग करेंगे. तो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन से क्या होगा कि आपको बार बार शेकिंग करने से सॉल्यूट की अमाउंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड की अमाउंट जो है वो एक्वस लेयर से निकलती जाएगी और एक टाइम आएगा कि सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एक्वस लेयर से ईथर लेयर में शिफ्ट हो जाएगा. स्टूडेंट्स, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जब आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करें कि आप सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत कम इस्तेमाल करें फॉर सिंगल एक्सट्रैक्शन. जब आप सॉल्वेंट कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सॉल्यूट ने तो उतना ही ट्रांसफर होना है, अगर आप बल्क अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल कर लें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ही वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने आप को. इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस करें, यानी बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करें लेकिन सॉल्वेंट की अमाउंट कम लें. उससे क्या होगा कि ज्यादा अमाउंट आपके पास सॉल्यूट की आएगी और सॉल्वेंट भी कम इस्तेमाल होगा. तो स्टूडेंट्स, हम फर्दर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे. जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड हैं. क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन क्लोरोफॉर्म. ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन इट रिमेन्स इन एक्वस लेयर. डिस्क्राइब अ मेथड ऑफ सेपरेशन. तो आपको क्या कह रहा है कि एक हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया है. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सॉल्युबल है वाटर में भी, एक्वस लेयर में भी और क्लोरोफॉर्म में भी. लेकिन जब हमने इसे सिंथेसाइज किया तो ये किस लेयर में मौजूद है? वाटर लेयर में. तो अब आप हमें एक कोई सेपरेटिंग मेथड बताएं जिससे हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कर सके. तो स्टूडेंट्स, जब भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दो डिफरेंट सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो और ये दोनों डिफरेंट सॉल्वेंट्स जो आप कह लेंगे वो इमिसिबल हो, क्योंकि एक्वस लेयर की नेचर क्या है? पोलर है और क्लोरोफॉर्म दैट इज नॉन पोलर. तो ये दोनों क्या होंगे? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इमिसिबल होंगे. तो जब भी इमिसिबल सॉल्वेंट्स में एक सॉल्यूट सॉल्युबल हो तो हम कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक यूज करते हैं? दैट इज द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. हम सिंपल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से क्या करेंगे कि ये एक्वस लेयर
इस तरह से इसमें ऐड करेंगे और ऊपर से हम क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे। शेकिंग से क्या होगा कि सॉल्यूट जो है वो क्लोरोफॉर्म में ट्रांसफर होता जाएगा। रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस करेंगे ताकि मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्लोरोफॉर्म की लेयर में शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक व्हाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर मोर इफेक्टिव देन यूजिंग अ सिंगल एक्सट्रैक्शन बट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी बता चुका है कि सॉल्यूट जो है अपने आप को दो इमिसिबल लिक्विड्स में कांस्टेंट रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अगर आप बल्क अमाउंट में भी सॉल्वेंट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपका सॉल्यूशन है और ये आपने सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज्यादा बल्क में ले लिया है और ये आपका सॉल्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जितना सॉल्यूट यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ट्रांसफर होगा उतना ही सॉल्यूट लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ट्रांसफर होगा। लेकिन यहाँ पर नुकसान क्या होगा कि आपने सॉल्वेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो आपके पास बहुत कम आएगी, और यहाँ पर आपने सॉल्वेंट बहुत कम इस्तेमाल किया है लेकिन सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑब्टेन हुई है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इस्तेमाल करें लेकिन इसे प्रोसीजर को बार बार रिपीट करें, यानी रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस करें। उससे क्या होगा, सॉल्वेंट की अमाउंट भी कम इस्तेमाल होगी और सॉल्यूट भी आपके पास ज्यादा आ सकेगा। तो स्टूडेंट, दैट वाज द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड विद द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट हम लेक्चर में CCl4 जो एक और इसकी एग्जांपल है जिसे हम CCl4 एक्सट्रैक्शन कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की एग्जांपल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।